चलिए, आज 17/2/2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ है, जो कि मेरे हाथ में ये पेपर है। इसमें एफ के 3 दिख रहा है। एफ के 3 का हिंदी वाला पोर्शन में आप लोगों को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। फटाफट अपना मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद पश्चात आप आंकड़ा लगा लीजिएगा मेरा कितना सही है। तो इसमें पेपर एफ के 3 का 39 से हिंदी का क्वेश्चन शुरू हुआ है। इसमें निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें तद्भव शब्द पूछ रहा है। तद्भव तत्सम। तत्सम शब्द वह शब्द होता है जो संस्कृत भाषा से लिया जाता है, ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, वो तत्सम शब्द होता है। और तद्भव शब्द वह शब्द होता है जो हमारे गांव में बोले जाने वाला भाषा है। अब देखेंगे, इस 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन के अंतर्गत वो कौन सा इसमें शब्द लिखा गया है जो गांव में बोला जाता है। सीधा सीधा आप माइंड में बैठा लीजिए कि तद्भव शब्द वही होगा जो गांव में बोला जाता है, शुद्ध खड़ी भाषा का भी नहीं होगा। अब इसमें देख रहे ताप, ये शुद्ध खड़ी भाषा का है। शांति, ये भी है। जल्दी, ये भी है। अब इसमें कौन सा है? काज। काज का मतलब कार्य। ये मेरा तत्सम तद्भव शब्द है। ये मेरा तद्भव शब्द है। 39 का कौन सा सही हो जाएगा? 39 का ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? अब देखिए, तत्सम तत्सम में मैंने क्या बताया? तत्सम में बताया कि जो शब्द संस्कृत भाषा के हो और ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा हो, वह तत्सम शब्द। अब ये 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में आप कैसे इसको पकड़ेंगे? 4 ऑप्शन आपके समक्ष उत्तर भी है, इसमें प्रश्न भी है, उत्तर भी दिया जा रहा है। तो आपको केवल पकड़ना है इसमें। डंडा, नाक। अब नाक हिंदी में हम लोग देहात में बोलते हैं उस तरीके से नाक, डंडा। डंडा का तत्सम क्या हो? डंडिका हो जाएगा। नाक का नासिका हो जाएगा। पलंग है, पीला है, कुमार है, गधा है। अब नव्य और स्वर्णकार। स्वर्णकार मतलब शुद्ध हमारा संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, तो इसलिए तत्सम शब्द इसमें ये चारों में कौन सा हो जाएगा? बी। बी इसका ऑप्शन सही होगा। नव्य और स्वर्णकार यही तत्सम शब्द जैसा लग रहा है, और सारे तो हिंदी भाषा में प्रयोग मतलब देशज भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द है, इसलिए तीनों गलत हो। नेक्स्ट है 41 नंबर, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो नलिन और राजीव किसका है? कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का पर्यायवाची। अब नेक्स्ट 42 क्वेश्चन में देखिए, 42 क्वेश्चन में क्या दे रहा है? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर, पूर्व और उत्तर के बीच, इसके लिए शब्द क्या प्रयोग होता है? ईशान शब्द प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? ईशान शब्द प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट देखिए, इधर किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? पहला है एक क्या? 20। अब 20 का मतलब क्या होता है? 20 का मतलब सामान्य सा, इसमें देख लीजिए, एक को आपको सही मिलेगा तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। एक कुछ ट्रिक के आधार पर भी आप उसको लगा सकते हैं। जैसे 20 का मतलब जहर होता है, जहर। तो ये इधर लिखा है, तो इसका मतलब ये 20 का अर्थ ये बता रहा है, तो ये सीधा सीधा गलत हो जाएगा। और दूसरा शशधर, शशिधर। अब शशधर का आपको पता नहीं है, लेकिन शशिधर, शशिधर का मतलब, शशि का मतलब चंद्रमा होता है, धर का मतलब धारण करने वाला। जो चंद्रमा को धारण करने वाला, चंद्रमा को धारण करने वाला कौन थे? शिव थे। शिव भगवान थे ना। अब शशिधर, यहाँ शशिधर हो गया, इधर शिव हो गया। मतलब कि इसका सही मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ण, वर्ड। वर्ड मतलब भाव दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रकृति, प्राकृति, एक भाषा, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? बी सही। अब नेक्स्ट देखिए 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य? शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य को आप पढ़िए। अब पढ़ेंगे तो अपने आप वो लगेगा कि नहीं ये वाक्य सही है। जैसे लड़के अध्यापकों को प्रश्न पूछते हैं। लड़के अध्यापकों को प्रश्न पूछते हैं, ऐसे नहीं होता है। लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, तो को लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 10 बजने को 15 मिनट है, ये भी गलत है। 10 बजकर 15 मिनट होता है, 10 बजकर 15 मिनट, ये भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। ये आप पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं, ये सही लग रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। अब नेक्स्ट देखिए, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वह ऑफिस में बैठा
नहीं होता, वो ऑफिस में बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये वाक्य सही होगा। तो इसमें कौन सा सही है? दीन दुर्लभों को प्यार करना मानवता है। जब भी आपकी परीक्षा में आए तो आप परीक्षा में उस सेंटेंस को पूरा पढ़िए, आपको वो और आपका कॉन्शियस जो माइंड है वो खुद ही बताएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें दीन दुर्लभों को प्यार करना मानवता है, ये आपका सही उच्चारण बैठ रहा है, सही तरीके से सेंटेंस बैठ रहा है, इसलिए सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग, अब इसमें थोड़ा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पुल्लिंग, पुल्लिंग का आप प्रयोग करेंगे, जैसे पुल्लिंग का वो उच्चारण कराता है, मतलब पुल्लिंग का बोध कराता है, उस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, आजमाने। देखिए आगे 46 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? एक वचन का मतलब जहां एक ही व्यक्ति का बोध होता है। अब यहाँ पर हस्ताक्षर, दर्शन, सोना, प्राण। हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, ये तीनों का सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। जब इसका हम वाक्य में हस्ताक्षर किए गए, किए गए, किए, ये एक ही मात्रा आ रहा है, इस तरीके से मतलब बहुवचन में प्रयोग। दर्शन, लोग दर्शन किए, लोग दर्शन किए, एक ही मात्रा। सोना, अच्छा है, अच्छा है, मतलब एक का बोध करा रहा है। प्राण, पखेरु, उड़ गए, उड़ गए, गए, इस तरीके से आ रहा है। तो ये तीनों सदैव सदैव किसमें, बहुवचन में प्रयोग होता है। सोना अच्छा है, एक वचन, एक का बोध करा रहा है, इसलिए दोनों चारों में कौन होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। सी, सोना जो है एक वचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ये रेखांकित शब्द है, हे ईश्वर। हे ईश्वर का मतलब, अब इसमें हे का मतलब वो क्या संबोधन कर रहा है, ईश्वर को बोल रहा है हे ईश्वर, समझ में आ रहा है, हे ईश्वर। हे ईश्वर का मतलब किसी न किसी व्यक्ति को वो संबोधित कर रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, संबोधन। या कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, करण कारक है, संबोधन कारक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, संबोधन कारक। सीधे सीधे इसको आप बोल कर देखेंगे, हिंदी के जितने भी प्रश्न होते हैं आप सही तरीके से उसका उच्चारण करेंगे, आपको उत्तर आपके सामने मिल जाएगा। जैसे हे ईश्वर, ये संबोधन कर रहा है, ईश्वर को संबोधन कर रहा है, संबोधन है, संबोधन कारक हो जाएगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब जो लास्ट में लगने वाला हो, उपसर्ग का मतलब जो शब्दों के पहले लगने वाला हो, प्रत्यय का मतलब जो शब्दों के लास्ट में लगने वाला, और उपसर्ग का मतलब जो सबसे पहले लगने वाला, शब्दों के पहले लगने वाला। अब यहाँ पर चिल्लाहट है, चिल्लाहट, ची दे रहा है, चिल्ला दे रहा है, हट दे रहा है, आहट। अब चिल्लाहट में आप बोलिए चिल्लाहट, चिल्लाहट, आहट, लास्ट में क्या आ रहा है, आहट, चिल्लाहट, चिल्लाहट, आहट, आहट, लास्ट में कौन आ रहा है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, आहट, आहट। इस तरीके से जितना भी आएगा, चिल्लाहट, घबराहट, इस तरीके से जितना भी आता है उसमें क्या होता है, लास्ट में जो वर्डिंग निकल कर आता है वही आपका प्रत्यय हो जाता है। इसमें चिल्लाहट में कौन सा हो जाएगा, आहट। नेक्स्ट, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग का मतलब जो शब्दों के पहले लगने वाला, जो शब्दों के पहले, अभिभाषण, भाषण में क्या लगा है, अभी। अब यहाँ पर देखिए, अब मात्रा में भी इसमें डिफरेंस कर रहा है। यहाँ अभी पर बड़ी की मात्रा दिया है या छोटी की मात्रा। कभी कभी क्या करेंगे स्टूडेंट, इसी में गलती कर देंगे। अब अभी, अभी में यहाँ छोटा की मात्रा है, तो यहाँ पर भी छोटा का मात्रा होगा, ठीक। अभिभाषण, अभी धन भाषण, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा आपका, अब, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त रंजित शब्द में रक्त प्लस रंजित, दो शब्दों से, रक्त से रंजित, रक्त से रंजित, मतलब रक्त रंजित, रक्त से रंजित। अब से रंजित यहाँ द्विगु समास है, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, यदि यहाँ कोई संख्यावाचक होगा तब द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास में दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, वो भी नहीं है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय का मतलब उपसर्ग जैसा शब्द होता है, वो अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास में रक्त से रंजित, जो कारक चिन्ह होता है वो कारक चिन्हों का प्रयोग यदि जिसमें हो रहा है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत होगा, तो इसका रक्त से रंजित में कौन सा सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? क्यों मतलब एक क्यों पूछा जा रहा है, तो एक प्रश्न पूछा जा रहा है, कब, कब आया, कब आया,
ये दूसरे से पूछा जा रहा है ना, ये प्रश्न पूछा जा रहा है क्यों आया, तो कब क्यों कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम दिया, निश्चयवाचक सर्वनाम दिया, प्रश्नवाचक सर्वनाम दिया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब कब क्यों आपके प्रश्न में ही छिपा है, क्यों कब ये दोनों क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछ रहा है तो इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। बाउंड क्वेश्चन है आपका मदिरालय। मदिरालय का मतलब मदिरा धन आलय, मदिरा धन आलय कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आ की मात्रा बीच में आ की मात्रा आता है और प्लस अ मिलकर आ होता है, तो यहाँ मदिरालय, मदिरा धन आलय। अब यहाँ पर देखिए मदिरा धन आलय, पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मदिर धन आलय नहीं हो सकता। मदिर का मतलब दोनों शब्द सार्थक होना चाहिए। मदिर कोई शब्द नहीं होता है, आलय मतलब घर होता है। मदिरा धन अलय, मदिरा तो सही शब्द लिखा है लेकिन अलय, अलय गलत लिखा है। ये दोनों भी मिलकर आ का मात्रा करते हैं। मदिरा धन लय, मदिरा धन लय, ये सही नहीं। मदिरा धन आलय, आ प्लस आ मिलकर आ का निर्माण करते हैं। जहां पर मदिरा बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है, उसी को मदिरालय बोला जाता है, इसलिए मदिरालय का संधि विच्छेद क्या होगा, मदिरा धन आलय। नेक्स्ट है 53, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इसमें दो प्रकार का होता है, एक एकल उद्धरण चिन्ह होता है, एक द्विकल उद्धरण चिन्ह होता है। इस तरीके से किसी विद्वान द्वारा जो भी कोटेशन दिया जाता है उसको द्विकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा जाता है, और एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत जो जैसे रामायण महाभारत इस तरीके का आता है उसको एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है, उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो इसका चिन्ह इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। योजक चिन्ह का इस तरीके से होता है, और कोष्टक का इस तरीके से होता है। निर्देशक चिन्ह ऐसे डैश होता है। इस तरीके से बहुत सारे आपके चिन्ह है जो कि बताया गया आप लोगों को। ठीक, देखिए नेक्स्ट 54 क्वेश्चन, 53 तक बता दिए। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन देखिए, सत्य सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है। सत्य सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है, संख्या बोधक विशेषण पूछ रहा है। सत्य सही का मतलब इसमें देखिए अनिश्चित संख्यावाचक संख्या बोधक विशेषण, तो ये अनिश्चित तो है नहीं, सत्य में 7 होता है, काउंटिंग उसकी हो रही है। समुच्चय बोधक ये भी नहीं, आवृत्ति बोधक ये भी नहीं। गणनावाचक विशेषण, गणना का मतलब 7, सीधे सीधे बोल रहा है सत्य सही, सत्य में 7 होता है, 7 का मतलब हम गणना कर पाते हैं, तो गणना हो गया तो गणनावाचक विशेषण हो गया। इसका कौन सा सही है, सत्य सही शब्द में किस प्रकार का संख्या बोधक विशेषण है, उसमें गणनावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। क्रिया का पहला दया पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब जो पूर्व में क्रिया हो जाए फिर उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू हो तो पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहता है। अब नाम धातु क्रिया, नाम धातु का क्रिया का मतलब जो संज्ञा और विशेषण से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे पीला पढ़ना, पीला पढ़ना, पीला क्या है, विशेषण है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। पीला पढ़ना वो नाम धातु क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया क्या, रो पढ़ना, रो पढ़ना, कूद पढ़ना, कूदना पढ़ना, दो क्रियाएं साथ में आती है, इसलिए इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया मतलब वह क्रिया जो दूसरे को प्रेरित करे, दूसरे को प्रेरित करे। यहाँ पर क्या हो, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, मतलब पायल को प्रेरित कर रही है कि तुम चिट्ठी लिखो, तुम चिट्ठी लिखो। तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। इस तरह का जहां भी मतलब दूसरे को प्रेरित किया जा रहा है वह क्रिया करने के लिए, वो कार्य करने के लिए सदैव वो प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जहां पर संज्ञा अथवा विशेषण से, विशेषण के साथ कोई भी क्रिया है वो नाम धातु क्रिया बोला जाता है। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया संचालित हो तो पहली वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खाकर सो गई, तो खाना खाना ये पूर्वकालिक क्रिया है, सोने वाली तो बाद की क्रिया है। खाना खाकर सो गई तो खाना खाकर वो पूर्वकालिक। संयुक्त क्रिया का मतलब दो क्रिया जब साथ में आती है तो संयुक्त क्रिया। तो इस 55 वाले में कौन सा सही हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया।
वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है। जा चुका है मतलब ये कंफर्म है कि वो जा चुका है, पहुंच चुका है। इस वाक्य में काल पहचानिए। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें कौन, वह बाजार जा चुका है, तो कौन सा हो जाएगा, डी, आसन्न भूतकाल, वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल। अब नेक्स्ट देखिए 57 क्वेश्चन। राम अभी सोएगा, राम अभी सोएगा, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, कौन सा वाच्य, देखिए कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये तीन तो होता है। राम अभी सोएगा, सोने की क्रिया, जो सोने की क्रिया हो रही है तो किस पर पूर्ण रूप से हो रही है, राम के ऊपर डिपेंडेंट है। राम क्या है, राम करता है, करता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्तवाच्य। जब कर्म पर प्रधानता होती है तो कर्मवाच्य हो जाता है, जब कर्ता पर प्रधानता हो जाती है तो कर्तावाच्य हो जाता है या कर्तवाच्य हो जाता है। तो इसमें कौन, राम अभी सोएगा, पूरा का पूरा डिपेंडेंट राम के ऊपर है, इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्तवाच्य। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन। तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। व्यर्थ काम करना, धाक बैठाना, आक्रमण करना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर करना। ये सामान्य सी बात है, सभी लोग कहते हैं तिल का ताड़ बना रहे हो, हम ऐसा बोले ही नहीं थे, तुम सामान्य सी भाषा को तिल का ताड़ बनाते चले जा रहे हो। इस तरीके की भाषा सामान्य रूप से आती है, बातचीत करने के दौरान आती है। मतलब तिल का ताड़ बनाना का मतलब साधारण बात को चढ़ा बढ़ा कर करना, साधारण बात को चढ़ा बढ़ा कर करना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 58 में डी, समझ में आ गया, 58 में डी। नेक्स्ट परोक्ष का विलोम शब्द है, परोक्ष का, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष, स्थूल, अपरोक्ष, दृष्टव्य। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंस में रखा गया है और इसमें कुछ लड़के कोर्ट केस बना सकते हैं। प्रत्यक्ष का, परोक्ष का प्रत्यक्ष भी होता है, अपरोक्ष भी होता है। कई कंपटीशन में इसके उदाहरण मिलेंगे, कभी इसका परोक्ष का इसको सही बताया गया, कभी इसको सही बताया गया, कभी इसको सही बताया गया। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें परोक्ष का सही क्या होगा, प्रत्यक्ष सही होगा। ठीक, हमारे अनुसार क्या होगा, परोक्ष का प्रत्यक्ष सही होगा। अब इसमें अब देखिए वहां पर जो बोर्ड द्वारा क्या आंसर दिया जाता है, पृथ्वीनाथ पांडे की किताब में आप देखेंगे तो ये दोनों ऑप्शन सही आपको मिलेगा। तो ये प्रत्यक्ष का, परोक्ष का प्रत्यक्ष, परोक्ष का विलोम क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। ठीक, अब इस पर क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट न्यायालय के दरवाजे पर ले जा सकते हैं और इसी के आधार पर पूरी रिजल्ट को रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। पैसा ही माँ बाप दोनों, अत्यधिक कंजूस होना, पैसे का बहुत मोह होना, जान चली जाए पर पैसा न जाए। तो जान चली जाए पैसा, ये दोनों ऑप्शन आपको सही लग रहा है, लेकिन इसमें सबसे अधिक सही कौन सा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मतलब कहने का मतलब अत्यधिक कंजूस होना, उसकी बेइज्जती भी हो जाए लेकिन पैसा अपने जेब से नहीं निकालेगा। ऐसा नहीं कि चमड़ी उमड़ी चला जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, चमड़ी उड़ी नहीं जाता है, मतलब अत्यधिक कंजूस होना। इस तरीके का चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए मतलब अत्यधिक कंजूस होना। तो 60 में कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी। अब देखिए 60 के बाद 61 क्वेश्चन, 60 तक हम लोग देखिए। 61 क्वेश्चन में है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस है, भयानक रस है, रौद्र रस है, वीर रस है। तो क्रोध किसका हो जाएगा, रौद्र, रौद्र। रौद्र का मतलब जो अधिक क्रोधित होता हो, रौद्र रूप, रौद्र रूप कहते हैं ना क्रोध, क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा क्या होता है, दोहा का जस्ट उल्टा होता है। दोहा में क्या होता है, दोहा में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। जस्ट इसी का दोहा का उल्टा हो जाता है सोरठा। तो सोरठा में क्या हो जाएगा, सोरठा में द्वितीय और चतुर्थ चरण में पूछ रहा है, तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हो जाएगी, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं,
13 मात्राएं हो जाएगी। तो सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं आ जाएंगी? 13 मात्राएं हो जाएंगी। नेक्स्ट है 63वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? समान धर्म का होना, पहला श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, प्रच्छा अलंकार है, यमक अलंकार। श्लेष अलंकार में जहां पर कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसे श्लेष अलंकार। उपमा में जहां उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना किया जाए वहां उपमा अलंकार होता है। मतलब ये समान गुण धर्म बोल रहा है, समान धर्म होता है, तो समान धर्म किसमें होता है? समान धर्म आपका उपमा अलंकार में होता है। किसमें होता है? उपमा अलंकार में। 63 का कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? भाग का मतलब भागना होता है, कहते हैं भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, भागना हो गया। भाग का मतलब बांटना होता है, भाग का मतलब कई भागों में बांटना। भाग का मतलब हिस्सा भी होता है, तो भाग का मतलब क्या नहीं होता है? भाग का मतलब ब्याज नहीं होता है, भाग का मतलब ब्याज नहीं होता है। इसलिए 64 का कौन सा सही हो जाएगा? बी। भाग का मतलब भागना, ये भी सही है, ब्याज सही नहीं है, बांटना हिस्सा, तो इस शब्द में क्या बोल रहा है? विकल्प में नहीं है, तो नहीं है, कौन सा हो जाएगा? 64 का बी। देखिए नेक्स्ट जो है पैसेज है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 65 से लेकर 69 तक, 64 तक आप लोगों को समझा दिए हैं। नेक्स्ट देखिए 65 से 69 तक पैसेज से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका जवाब देना है। पैसेज है, भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, वर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहा है। ये पैसेज आपके इसमें पेपर में दिया गया है और इससे संबंधित 65 से 69 तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न किसी गद्यांश में उसका शीर्षक पूछता है। पहला प्रश्न क्या पूछता है? शीर्षक पूछता है। अब तो देखिए यहाँ उपयुक्त शीर्षक दीजिए। अब इस गद्यांश का शीर्षक पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन है भारत की दुर्वस्था, दूसरा है भारतीय शिक्षितों की दुर्वस्था, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, भारतीय लेखकों की दुर्दशा। ठीक, भारत की दुर्वस्था, भारतीय शिक्षितों की दुर्वस्था, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, भारतीय लेखकों की दुर्दशा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें जो शीर्षक है भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, क्योंकि यहाँ पैसेज में जो है कि अंग्रेजी मोह के बारे में बताया गया है, तो इसलिए इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि? भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते, वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। तो इसमें कौन सा भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है? क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते।
ठीक। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि उनमें स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है। स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है। नेक्स्ट है वे अंग्रेजी के मुंह से ग्रस्त हैं। नेक्स्ट है तीसरा सी, उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता। डी है उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। कौन सा ऑप्शन सही है? गद्यांश के अनुसार उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, अर्थात इसका कौन सा सही हो जाएगा? 67 का डी। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? पैसेज में जो था, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, तो पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा देसी, चौथा भारतीय। तो इसमें पैसेज में जो दिया है, भारत का सुशिक्षित समाज क्या पढ़ता है? अंग्रेजी पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। कौन सा? बी, अंग्रेजी पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति किसमें सबसे अधिक, किस वर्ग में अरुचि की भावना सबसे अधिक है? सुशिक्षित, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं के अंतर्गत इस तरीके की भावना है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, पैसेज क्या बोल रहा है? अंग्रेजी भाषाओं को बहुत अधिक महत्व देते हैं। तो 68 वाले क्वेश्चन में अंग्रेजी भाषा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन में भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति अरुचि कौन व्यक्त करता है? सुशिक्षित समाज, जो पढ़ा लिखा है वही व्यक्ति भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति अपनी अरुचि व्यक्त करता है। जो आपके पैसेज में दिया गया था, बहुत ही बेहतरीन चीज दिया गया है, जिसमें 5 क्वेश्चन बनाया गया था। पांचों क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बेहतरीन समाज के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे रखे गए हैं, जो कि समाज के अंतर्गत इसके प्रति एक भावना जागृत होनी चाहिए कि भारतीय साहित्य भी एक साहित्य है, उसको वरीयता देना चाहिए। तो जब पढ़े लिखे लोग उसको वरीयता देंगे तभी वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। यहाँ जो पढ़े लिखे समाज है वो अंग्रेजी में बोल देते हैं, अंग्रेजी भाषाओं को तवज्जो देते हैं, अंग्रेजी भाषाओं को प्रमोट करते हैं, इसलिए भारत में भी अंग्रेजी भाषाओं को महत्व दिया जाने लगा है। छोटे छोटे लोग भी अंग्रेजी भाषाओं को महत्व दे रहे हैं। इस तरीके से पैसे से 5 क्वेश्चन थे, जो कि 69 तक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं 70 क्वेश्चन पर। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? ये प्रेमचंद्र जी की रचनाओं का संकलन है। किसका है? प्रेमचंद्र जी का। प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल दिया गया है। तो मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? प्रेमचंद्र जी की रचनाओं का संकलन है। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है। मीराबाई किसकी शिष्या थी? मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत राम नामदेव का, संत तुकाराम का, संत रैदास का, संत एकनाथ का। ये मेमोरी लेवल का क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। तो मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रैदास की, संत रैदास की। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित है? इसमें राजस्थानी, भोजपुरी, बंगारू, अवधी। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित है? सी, बंगारू। कौन सा है? सी, बंगारू। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? पहला विधिबोधक है, दूसरा दिया निश्चय बोधक है, तीसरा दिया प्रश्नवाचक, चौथा दिया निषेधवाचक। तो नहीं क्या है? निषेधवाचक है। नहीं क्या है? निषेधवाचक है। इसको जरा देख लीजिएगा, ये नहीं निषेधवाचक, क्योंकि नहीं का मतलब ये होता है निषेधवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो निषेधवाचक है। इसको जरा देखिएगा। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन है? समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? बी, रत्नाकर। बी, रत्नाकर।
नेक्स्ट है 75 75 क्वेश्चन। मेघ और मेध, मेघ दिया है, मेध दिया है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? सही अर्थ भेद, पहला है बादल और यज्ञ। मेघ मीन्स क्या होता है? बादल। मेघ मीन्स क्या होता है? बादल। अब बादल बादल दो जगह दिया है, अब मैटर फंस जाएगा इसमें, कौन सा सही होगा? तो संभावना इसी दोनों में से है। मेघ मीन्स बादल होता है, मेध मतलब यज्ञ होता है, मेध मतलब यज्ञ होता है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में देखेंगे दो तो अपने आप रिजेक्ट हो जाता है। अब मेघ मीन्स बादल है, बादल बादल दो बार दिया है, तो अब देखेंगे मेघ, अब दूसरा शब्द का यज्ञ। यज्ञ नहीं भी आता है तो दोनों में से एक लगाएंगे, सही तो होता है, 50-50% चांस बन जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को नहीं भी आता है तो अनुमान से लगा दिया जा सकता है, संभावना अधिक होती है सही होने की। तो 75 में बादल यज्ञ। नेक्स्ट 76 स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। स्त्री जो अभिनय करती हो, पहला नर्तकी। नर्तकी का मतलब होता है जो डांस करती हो, जो नाचती हो उसे नर्तकी बोला जाता है। गायिका, गायिका उसे बोला जाता है जो गाती हो, सिंगर हो, मतलब अच्छा अच्छा गाना गाती हो। नेक्स्ट अभिनेत्री, देखिए स्त्री जो अभिनय करती हो उसी को अभिनेत्री बोला जाता है, अभिनेत्री। गायिका, नायिका जो मतलब नायिका का मतलब जो नायक और नायिका का रोल अदा करते हैं उसे नायिका बोला जाता है। तो इसमें जो स्त्री जो अभिनय करती हो उसे क्या बोला जाता है? अभिनेत्री। इसलिए 76 का सी। इस तरीके से पूरा 30 पूरा आपका हिंदी का पुलिस के पेपर में जो सेट नंबर कौन सा था इसका? सेट नंबर एफ के 3 का पूरा हिंदी का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया गया है। इसमें आप अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिएगा कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है, इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें एक आध दो क्वेश्चन ऑप्शन में गलत दिया गया है जिसके दो ऑप्शन है। इस तरीके से वह भविष्य में लड़कों को यदि नंबर सामान्य रूप से नहीं दिया जाता है तो उस पर कोर्ट केस कर सकते हैं, अर्थात भर्ती को फंसाया भी जा सकता है। तो इसको अपना देखकर मिला लीजिएगा और उसमें यदि आपका आंसर शीट जो विभाग द्वारा आएगा उसमें यदि आपका गलत है तो साक्ष्य के साथ उसके समझ प्रस्तुत करके अपना नंबर ले लीजिएगा। ठीक, ओके, धन्यवाद।